आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल साइंस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें कि कंपटीशन एग्जाम का बेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? और इसका राइट आंसर है टंगस्टन का। यदि बल्ब की बात करें तो बल्ब की खोज का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। जिस दौरान बल्ब जलता है तो उसके अंदर का तापमान लगभग 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत अधिक है। और इसी कारण से बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और टंगस्टन बल्ब के भीतर के तापमान को आसानी से सहन कर लेता है। बल्ब के अंदर 93% ऑर्गन गैस और लगभग 7% नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये दोनों गैसें इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये अक्रिय गैसें हैं। अब यहाँ बात करें गलनांक क्या होता है, तो गलनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है। क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वह बल्ब के भीतर के तापमान को आसानी से सहन कर सकता है और इसी कारण से बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉकेट तथा जेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? और इसका राइट आंसर होगा गति के तीसरे नियम के ऊपर। अब यदि हम गति के तीसरे नियम की बात करें तो गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और इस नियम को हम क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब यदि नियम की बात करते हैं तो नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है तभी दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के ऊपर वापस बल लगाती है और ये लगने वाला बल जो है मात्रा में तो बराबर होता है परंतु दिशा में जो है विपरीत होता है और इसी को हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। यदि हम गति के तीसरे नियम को उदाहरण से समझें तो जब हम बंदूक चलाते हैं तो गोली जिस वेग से आगे की तरफ जाती है उतने ही वेग से बंदूक पीछे की तरफ आती है और ये गति के तीसरे नियम के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? और इसका राइट आंसर होगा होमो सेपियंस। यह नाम जीवों की द्विनाम पद्धति के आधार पर रखा गया है और द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अब इस पद्धति के अनुसार विश्व के प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला उसका वंश जीनस और दूसरा उसकी जाति स्पीसीज। यदि यहाँ हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। इसी तरह से यदि हम मोर की बात करें तो मोर का जूलॉजिकल नेम होता है पैवोपिस्टेटस और मेंढक की बात करें तो मेंढक का जूलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रीना। तो इस तरह से विश्व के प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का। अब यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी रहती है, उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम टी स्पून को ले सकते हैं कि चम्मच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि बाहर की तरफ निकला रहता है वह एक उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, तो टेलीस्कोप में और स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा 46%। अब यदि यूरिया की बात करें तो यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। याद रखिएगा NH2CONH2। अब यूरिया के बारे में खास बात यह है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम यौगिक यूरिया ही है और यूरिया को बनाने का श्रेय दिया जाता है जर्मन वैज्ञानिक वोहलर को। तो वोहलर ने ही सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से यूरिया को बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उसने वहां पर मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे खाने देखे और उसने उन्हें सेल नाम दिया था। हालांकि यह कोशिका एक मृत कोशिका थी परंतु बाद में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की तो ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था?
और इसका राइट आंसर है आइंस्टीन ने। यदि हम आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² दिया था। साथ ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। अब सबसे पहले बात करें तो स्फिग्नोमैनोमीटर की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर रिग्रोसी ने 1796 में स्फिग्नोमैनोमीटर का आविष्कार किया था। अब मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। अब यदि हम बात करें ब्लड प्रेशर या रक्तदाब क्या होता है? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर जो दबाव डाला जाता है उसे ही हम रक्तदाब कहते हैं। यदि हम स्फिग्नोमैनोमीटर देखें तो स्फिग्नोमैनोमीटर इस तरह का होता है, ये आप सभी ने देखा होगा, लगभग हर डॉक्टर के पास ये उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस कारण से पानी की भरी बाल्टी कम गहरी दिखाई देती है? और इसका राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि हम प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरणों की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी भी लिक्विड में अंशतः डूबी हुई कोई भी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। जिस तरह से मान लो पानी के गिलास में कोई पेंसिल डूबी हुई है तो जहां पर पानी का लेवल शुरू होता है वहां से पेंसिल हमें थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता रहता है और इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन को हमने अगले वीडियो में डिटेल से समझाया है। इसी तरह से पानी से भरे किसी भी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर है एडवर्ड टेलर ने। अब यदि हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के ऊपर आधारित होता है। सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन होता है। अब परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के ऊपर आधारित रहता है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन के अंदर तो छोटे नाभिक मिलकर आपस में एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की तो आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और इसी को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा फेदोमीटर का। यहाँ पर यदि हम फेदोमीटर की बात करें तो फेदोमीटर का यूज समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। इसी तरह से एक यंत्र और होता है सोनार। सोनार का उपयोग समुद्र के पानी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई चट्टान हो या कोई डूबा हुआ जहाज हो या कोई पनडुब्बी हो, उनका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और इसका राइट आंसर होगा NaCl या सोडियम क्लोराइड। अब यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक होता है और यहीं पर हम सेंधा नमक जो होता है जिसे हैलाइट बोलते हैं, हैलाइट भी सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल जैसा रूप है। अब सोडियम क्लोराइड या नमक को हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो वाष्पन विधि के द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है और क्रिस्टलीकरण के द्वारा इसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण को किसके द्वारा नापा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर के द्वारा। अब यहाँ यदि पायरोमीटर की बात की जाए तो पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जिसका उपयोग हम करते हैं तापमान को मापने के लिए। अब यहाँ रिमोट सेंसिंग की बात करें तो रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है कि किसी चीज को बिना टच किए ही उसका टेम्परेचर नोट कर ले, ये होता है रिमोट सेंसिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? कौन सा टिश्यू सबसे अधिक मात्रा में शरीर के अंदर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। अब यदि संयोजी ऊतक की हम बात करते हैं तो संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है और ये लगभग सभी अंगों में पाया जाता है। एग्जाम्पल हम देखें तो हमारा ब्लड जो है वो भी एक संयोजी ऊतक है, हमारी बोन्स वो भी एक संयोजी ऊतक है और हमारी जो कार्टिलेज होती है वो भी संयोजी ऊतक है, हमारा जो वसा ऊतक है वह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? और इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड। अब यदि हम एसिड रेन की बात करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जो कि जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, और यही एसिड वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, जिसे कि हम एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन हम किस स्थिति में कहेंगे? जब वर्षा के जल का पीएच 5.5 से कम हो जाए, तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? और इसका राइट आंसर होगा कैलोरी से। अब अगर कैलोरी की बात करें तो सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में कैलोरी को ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया था। अब सामान्य पुरुषों में एक दिन में लगभग 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और वहीं महिलाओं में सामान्य रूप से एक दिन में 1800 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किसने विकसित किया था? और इसका राइट आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अब यदि परमाणु बम की बात करते हैं तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित होता है, और इसी तरह से हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबाल्ट 60 का इलाज किस बीमारी में किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 एक कोबाल्ट का आइसोटोप्स होता है, और यदि हम इसके दूसरे उपयोगों की बात करें तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है, और इसका उपयोग वात्या भट्टी की क्षमता ज्ञात करने में भी किया जाता है। साथ ही विस्फोटक उपकरणों का सटीक पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त क्या है? और इसका राइट आंसर होगा एक संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ रहता है। अब आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। रक्त की मैट्रिक्स जो है वो प्लाज्मा होती है। जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए शायद मैट्रिक्स वर्ड थोड़ा टफ होगा, तो रक्त के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया, वहां जाकर आप मैट्रिक्स को समझ सकते हैं कि प्लाज्मा किस तरह से रक्त की मैट्रिक्स है। अब रक्त के अंदर इन सभी पदार्थों के अलावा कुछ पदार्थ और सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये सभी पदार्थ मिलकर रक्त का निर्माण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है? और इसका राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट के नाम से। अब यदि हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी पूरे रक्त का लगभग 40% भाग होता है, और इनकी आयु होती है लगभग 120 दिन। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि केंद्रक के स्थान पर इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, और उसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है।